और दूसरे शब्दों में इसका नाम होता है ग्रीवादंश। ये अंग्रेजी नाम था और ये हिंदी नाम है। गर्दन में रीढ़ की जो हमारी हड्डी है, कमर से लेकर गर्दन तक सिर से जुड़ी हुई होती है। आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का मुख्य जो आधार है वो है रीढ़। यदि आपकी रीढ़ स्वस्थ है तो वो मनुष्य स्वस्थ है। अगर रीढ़ में खराबी है तो फिर उसके सारे अंग बेकार हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि रीढ़ आपको सीधा रखती है। और जब मनुष्य सीधा बैठता है, सीधा खड़ा होता है, सीधा चलता है, तो उसके जो पाचन अंग है वो पाचन अंग फ्री होकर के अपना सारा काम करते हैं। ये हमारी जीवन शैली का अंग है। हम केवल योग करते समय सीधे हो जाएं, हमारे आसन कर लें, लेकिन फिर दिन भर हमारे जो काम होते हैं, हम जिन कामों से जुड़े होते हैं, उनमें भी एक मजबूरी होती है मनुष्य की कि कोई झुक के काम महिलाओं का देखें। वो जब किचन में जाती है, पुराने ज़माने के किचन थे जिसमें वो सीधी बैठती थी। अब आधुनिक ज़माने के किचन जिसमें खड़े रह के काम करना पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से गर्दन झुकती है, कंधे भी झुकते हैं और लगातार इसमें बहुत देर तक ये काम करना पड़ता है। इसके अलावा सिलाई करने वाले बाबू लोग, क्लर्क लोग, ऑफिस में काम करने वाले, कंप्यूटर पे काम करने वाले, विद्यार्थी पढ़ने वाले, जिसको भी देखो उनका पोस्चर यही मिलेगा कि रीढ़ झुकी हुई है, गर्दन झुकी हुई है, कंधे लटके हुए हैं। अब ये कंधे जब लटकते हैं तो कंधों को भी नीचे खींच लेते हैं, हाथ भी मोटे हो जाते हैं और इनमें शक्ति नहीं रहती। शक्ति क्यों नहीं रहती है? क्योंकि रीढ़ में जो स्नायु हमारे तंत्रिका तंत्र, आप जानते हैं कि मस्तिष्क का संबंध शरीर से केवल तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है। वायरिंग, मस्तिष्क एक सॉफ्टवेयर है तो पूरा शरीर हमारा हार्डवेयर है। हार्डवेयर स्वयं कोई काम नहीं करता। जैसे आपके घर में पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, अनेक उपकरण। आजकल के ज़माने में तो उपकरण से हमारा घर भरा रहता है। वो कितने भी अच्छी क्वालिटी के हों, कितनी अच्छी कंपनी के हों, जब तक बिजली का कनेक्शन उनमें नहीं जाएगा वो किसी काम के नहीं। तो हम यूँ समझें कि शरीर हमारा हार्डवेयर है और मस्तिष्क हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का कनेक्शन जब तक हार्डवेयर से नहीं होगा तब तक वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों का कनेक्शन कौन करता है? हमारे शरीर में वायरिंग है, मस्तिष्क लेकर शरीर के एक एक सेल तक, एक एक रोम रोम तक। दो प्रकार की बातें हैं। एक, शरीर संदेश भेजता है मस्तिष्क को। दूसरा वायरिंग होता है, मस्तिष्क आदेश देता है कि हाथ को हिलाओ, हाथ को उठाओ, श्वास लो, हृदय को धड़कने का, श्वास फेफड़ों को श्वास लेने का, भोजन पचाने के लिए लीवर, आंत, पेट सारे फंक्शन में आ जाते हैं। ये फंक्शन में आते हैं जब इनको पावर मिलती है। पावर का सप्लाई जो होता है तंत्रिकाओं के माध्यम से। तंत्रिकाएं जब सिर से चलती है मस्तिष्क से तो गर्दन में होकर, रीढ़ में होकर, और रीढ़ में बांसुरी की तरह जगह जगह छेद हैं, वो जगह जगह से वायरिंग निकल करके हर एक अंग को वो वायरिंग पहुंचती है। चेहरे पे आंखों का झपकना, कान में आवाज का आना, नाक से श्वास लेना, जबान चलना, खाना, जबड़ों का चलना, जबड़ों में मुंह में लाल का निकलना, ये सारे फंक्शन हमारे जब तक वायरिंग सही नहीं होंगे नहीं होंगे।
तो इस सब के लिए हमें करना क्या चाहिए? हमको जीवनचर्या में सुधार लाना चाहिए। हम स्वाभाविक रूप से बैठते हैं, हमारे कंधे झुके हुए रहते हैं, लटके हुए। तो इसका असर क्या होता है कि जो रीढ़ में गर्दन के पीछे एक आपको हड्डी दिखती है, मेडुला बोलते हैं। उस मेडुला से वायरिंग निकल करके हाथों में आती है, गर्दन में जाती है, सिर में जाती है, सिर को भी रक्त पहुंचाती है, और कंधों में, उंगलियों में, हाथों में, सारी मांसपेशियों में, पीठ की मांसपेशियों में, और नीचे जब रीढ़ में छेद होते हैं तो हृदय को देते हैं वायरिंग, प्राण शक्ति। वायरिंग के द्वारा कौन सी शक्ति जाती है शरीर में? हमारी प्राण शक्ति। उसको ऊर्जा बोलते हैं। जैसे बिजली होती है, ये हमारे शरीर की विद्युत है। फेफड़े श्वास लेते हैं, उस जब तक वो कनेक्शन है विद्युत का। हृदय धड़कता है जब तक, उसमें कनेक्शन है। सारे अंगों को मस्तिष्क के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। सारी पावर मस्तिष्क देता है, और सूचना लेता भी है, और सूचना के अनुसार जो क्रियान्वयन करना वो आदेश भी देता है। अब इसके लिए यदि आपकी रीढ़ स्वस्थ है तो सारी क्रियाएं शरीर की स्वस्थ रूप से चलेगी। पोस्चर हमारा सही, इसीलिए योग को इसमें जोड़ा गया है। मनुष्य के साथ साथ श्रम और विश्राम का महत्व है। पुराने जमाने में योग की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि दिनचर्या हमारी ऐसी थी। देखिए, आप सुबह से शाम तक आपके काम क्या थे, आप थोड़े से अपनी याददाश्त को पीछे ले जाएंगे, आपने भी किया होगा या अपने पूर्वजों ने किया होगा, तो आप देखते थे कि वो सिर पर वजन तोप करके चलते थे। इससे क्या होता? इससे हमारी रीढ़ और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती थी, गर्दन मजबूत होती थी, गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती थी। जब वो मजबूत होती थी तो रीढ़ को भी जकड़ के रखती थी अच्छी। उसमें रीढ़ को जरा सा भी कोई खतरा नहीं होता था, रीढ़ मजबूत हो जाती थी। उसमें मांसपेशियों का और रीढ़ की हड्डी का आपसी तालमेल अच्छा बनता था, लचीलापन रहता था। कमर पे वजन आता था तो कमर दर्द भी नहीं हुआ किसी का, पुराने जमाने में किसी को देखा नहीं। सीधे चलते थे। जब वजन सिर पे होता है तो कोई झुक के नहीं चल सकता। सिर का वजन होता है तो सीधा पैर तक जाता है जब व्यक्ति सीधा होता है। तो मजबूत पैर भी हो जाते थे, मजबूत कमर हो जाती थी, मजबूत रीढ़ हो जाती थी, मजबूत गर्दन और कंधे मजबूत, ये सब होता था। हमारे काम ही ऐसे थे। बिना वजन के बहुत कम लोग पानी भरने वाले, महिलाएं। आजकल महिलाओं की प्रॉब्लम है ये रीढ़ की, सर्वाइकल की प्रॉब्लम उनको ज़्यादा होती। पुराने ज़माने की महिलाओं से पूछो कभी होता हो, अब तो होगी ही नहीं पुरानी कोई। तो उनकी गर्दन मजबूत होती थी, सिर पर पानी रख करके, और दिन में कम से कम दूसरा भी सामान घर का कोई होता था तो घर का कूड़ा कचरा फेंकने के लिए वो वजन भी सिर पे रखा जाता था। ऐसे अनेक काम थे। हाथों को, कंधों को, सबको काम थे। इन काम से उनकी मसल्स मजबूत होती थी, हड्डियों का विकास होता था। अब हमारी हड्डियों का क्षय शुरू हो गया है, क्योंकि हड्डियों को ही रक्त नहीं मिल रहा है। गति से शक्ति प्राप्त होती है और शक्ति से गति में वृद्धि होती है, इनका परस्पर संबंध है। अब शक्ति तो हम खर्च नहीं करते, एक बटन दबाने से सारे काम हो जाते हैं। इतनी सुख सुविधाएं आधुनिक विज्ञान ने हमको कर दी है, ये अभिशाप ही एक प्रकार का। सुख सुविधाएं लगती तो अच्छी है, लेकिन परिणाम इनका भयंकर। फिर हम सारी जिंदगी दुखों से भुगतते रहते हैं। कभी हमारी कमर दुख रही है, कभी हमारी गर्दन दुख रही है, कभी हमारे कंधे दुख रहे हैं, कभी पीठ दर्द हो रहा है। और इनके कारण चूंकि शरीर का पोस्चर हमारा झुका हुआ रहता है, तो उसका दबाव पड़ता है हमारे पाचन संस्थान पे। हम जब झुकते हैं तो फेफड़े पेट से टिक जाते हैं, लीवर, पेट, आंतें ये दब जाते हैं। दबने के बाद क्या होता है, इनके जो फंक्शन है वो रुक जाते हैं। हार्मोनल ग्लैंड से अपना स्राव नहीं कर पाती है, आंतें भोजन को
एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, पेट भोजन को पचा नहीं पाता है, लीवर का फंक्शन अधूरा रह गया। इसी प्रकार से साफ सफाई वाले अंग हमारे गुर्दे हैं, वो भी दबते रहते हैं। तो एक रीढ़ सीधी नहीं रहने से कितने नुकसान हैं ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपका ब्लड सर्कुलेशन वो प्रभावित होता है, हार्ट प्रभावित होता है। केवल यदि आप सीधे बैठे रहें तो सारे काम सही हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जंगल में महात्मा जाते हैं तो चाहे वो किसी आसन में बैठे हो, स्थिरता पूर्वक सीधे बैठते हैं, और चलते भी हैं तो सीधे चलते हैं, हमेशा रीढ़ उनकी सीधी रहती है। हम भी योग में कभी कभी आते हैं तो पहले यही बोलते हैं आप लोगों से कि रीढ़ सीधी करके बैठिए। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये समझिए आप, ये स्वास्थ्य का आधार है, और स्वस्थ रहना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन आदतों के कारण मनुष्य बीमार पड़ता है। प्रकृति हमें स्वस्थ रखना चाहती है, लेकिन विज्ञान ने बिना सोचे समझे इतनी सुख सुविधाएं हमको दे दी कि इसका दुष्परिणाम कितना होगा ये उसने सोचा भी नहीं। हमारी जीवन पद्धति जो थी वो इतनी अच्छी थी, लेकिन सुख सुविधाओं के बाद हम इसी पोजीशन में आ गए। अब मैं आपके मूल विषय पे आता हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये टिस आखिरी में क्या शब्द आता है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जहाँ टिस शब्द है वहाँ दर्द, ऐसा समझिए आप। जहाँ पर टिस शब्द आता है वहाँ सूजन होता है, और सूजन के कारण दर्द होता है। अब ये सूजन कैसे और कहाँ पर आई, थोड़ा सा इसके विषय में मैं चर्चा करता हूँ। रीढ़ अनेक छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई है, और जैसे जंजीर होती है हमारी चेन, चेन को देखो कितनी लचीली होती है, हर कड़ी से वो मुड़ती है, और कभी कभी जब उसमें जंग आ जाती है तो फिर वो कड़क हो जाती है, मुड़ नहीं सकती। ये रीढ़ का भी हाल है। इसको हम बार बार योगासन में कभी पीछे झुकाते हैं, कभी आगे झुकाते हैं, कभी दाएं झुकाते हैं, कभी हम इसको बाएं झुकाते हैं। तो इसका मुख्य आधार ही हमारा योग का रीढ़ है। हम रीढ़ के लिए ही योग करते हैं। इस रीढ़ के आसपास जो मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत होती है। जब हम उनको दाएं बाएं इधर उधर गति देते हैं, कभी सिकोड़ते हैं, कभी उनको खींचते हैं, कभी दाएं मोड़ते हैं, कभी बाएं मोड़ते हैं, तो उनमें रक्त संचार होता है और वो मजबूत होती है। मांसपेशियों का मजबूत होना रीढ़ को सहारा देता है, क्योंकि रीढ़ स्वतंत्रता पूर्वक कभी भी सीधी नहीं रह सकती, मांसपेशियां उसको संभाल के रखती है। तो मांसपेशियों का भी इसमें योग में ये हो जाता है। अब जब आदत के अनुसार आप 1 घंटा योग करके घर चले गए, अब आपके कामकाज हैं। अब आपके कामकाज में वही बात है कि लगातार आपको झुक के बैठना पड़ता है। तो क्या होता है, एक ही जगह से लगातार यदि आप झुके रहे गर्दन झुका के, तो ये मेडुला जो है आपका, यहाँ पर इसमें सूजन आ जाती है। ये सूजन लगातार अगर बनी रही तो फिर हड्डी वहाँ की घिसने लगती है, और जो दो कशेरुकाओं के बीच, रीढ़ के जो टुकड़े हैं उनको हम कशेरुका बोलते हैं, उनके बीच में एक गद्दी नुमा स्पंज की डिस्क होती है, जिसको डिस्क बोलते हैं। आप कहते हो ना डिस्क खिसक गई, तो वो स्पंज है। जब हमारी दो कशेरुका आपस में कभी दबती है कभी खींचती है, तो वो स्पंज जो है उनको सहारा देती है। अब जैसे शॉक एब्जॉर्बर होता है गाड़ियों में, क्या बोलते हैं उसको, ये जो वजन को झेलता स्प्रिंग होता है गाड़ियों में, तो इस प्रकार का यह स्पंज हमारा रीढ़ की हड्डी में वो शाक नहीं लगने देता। लगातार बैठने से होता है क्या, तनाव रहता है, तो वो गद्दी जो है धीरे धीरे उसको ब्लड नहीं मिलता है तो सूखने लगती है, या वो फट जाती है। कहीं जैसे आप मोटरसाइकिल पे बैठे हैं या कहीं और गए हैं और जोर का कूद गए या धक्का लग गया, आपको कमर में लग गया, रीढ़ में लग गया, तो वो डिस्क एकदम से फट जाती है। कभी कभी होता है ये। जब वो फट जाती है तो उसका लिक्विड है वो बाहर चला जाता है। वो लिक्विड उसका बाहर जा कर के जो हमारी ये तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क के जो नसें चल रही है उनके ऊपर वो जम जाता है और उसको वहाँ से जाम कर देता है।
उसके अंदर का फ्लो रोक देता है, और उसको दबाते हैं तो वो तंत्रिका तंत्र दर्द महसूस करता है और आपको दर्द होने लगता है। जब तक वो हटेगा नहीं उस नस पे से, तंत्रिका पर से, नाड़ी पर से, तो वो दर्द बंद नहीं होगा। अब इसके लिए हम उपाय बताते हैं। ये तो समझ में आ गया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोग का कारण क्या है। ये आप लोगों की समझ में आ गया तो हाथ उठा दीजिए। आपका यस हो जाएगा, ये समझ में आ गया क्यों होती कारण, तो मैं उपाय बताता हूँ। आपके हाथ रज कर दीजिए कि हाँ समझ में आ गया। नहीं, प्रतिक्रिया नहीं हुई। हाँ, ये बात है। जी जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि इस रोग का कारण क्या है और ये क्यों आवश्यक है हमारी रीढ़ का सीधा रहना, ये भी आपको समझ में आया। अब ये इस बीमारी को हम दूर कैसे करें? तो इस बीमारी को दूर करने के लिए योग में भी उपाय हैं। भोजन के लिए भी इसमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि भोजन लिमिट का आप करेंगे तो शरीर में कचरा नहीं बनेगा। कचरा यानी अधपचा अन्न जो होता है उसको हम कचरा मानते हैं। वो शरीर में जब जमता है तो जगह जगह रीढ़ में भी जमता है, अन्य मांसपेशियों में भी जमता है और इनकी गति को बाधित करता है, रोकता है। तो भोजन हम इस प्रकार का करें कि जो भोजन हमने किया है वो हमारे पूरी तरह से पाचन उसका हो जाए। पाचन हो जाए तो मल निष्कासन में भी सुविधा होगी। मल अगर शरीर में पड़ा रहेगा तो वो भी अवरोध करेगा आपकी क्रियाकलाप को। तो इसके लिए भोजन सुधार, हमारी आदतों में सुधार, जैसे कि आपके ऐसे काम है कि उनमें झुकना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास योग में उसके उपाय हैं। आप रीढ़ को पीछे करिए, दाएं मोड़िए, बाएं मोड़िए, उस अंग को गति दीजिए। किसी भी अंग को गति जब देंगे तो उसमें रक्त संचार बढ़ेगा और उसमें जो कचरा फंसा है वो कचरा भी उसके साथ में निकल जाएगा। अब इसके लिए भोजन में जो उपाय हैं वो यही है कि शाकाहार, पिछली बार ये अपनी क्लास में ये बताया था कि जो हम कच्चा भोजन, ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट हैं, सब्जियों के रस हैं, सलाद हैं, इनका प्रयोग करें और पके हुए भोजन का हम प्रयोग कम से कम मात्रा में करें उससे ज़रूर, लेकिन कम मात्रा में करें। 20% और 80% का ख्याल रखें। 80% हमारा ये कच्चा आहार हो, जिसको क्षारीय आहार बोलते हैं हम, और अम्लीय आहार हम बोलते हैं पके हुए भोजन को। भले दूध भी आपका उबाला हुआ है तो वो अम्लीय हो जाएगा। जब तक वो दूध बिना उबाला है कच्चा है, जब तक वो क्षारीय रहेगा। तो किसी भी अन्न को, जैसे आप साग सब्जी लाएं और यदि आपने चूल्हे पे उनको चढ़ा के पकाया बनाया तो एसिडिक हो जाएगी वो, भले वो सब्जी है। उस सब्जी का तो महत्व तभी है सलाद के रूप में, जितना आप खा सकें कच्चा, जितना आप खा सकें। और कच्चा खाने की कला है, उसकी भी टेक्निक होती है, उसको स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। इसकी क्लास पहले लगा चुके हैं अपन। तो एक आहार हो गया हमारा। दूसरा, हमारी दिनचर्या में हमारी आदतें। कभी कभी आप खाली बैठे हैं तो भी झुक करके बैठे हैं, कंधे आपके लटके हुए हैं। कुछ लोगों की आदतें होती है रीढ़ को सीधी रखने के बजाय वो कोहनी के सहारे ऐसे टिक के बैठ जाते हैं, यानी भार उनका कोहनी पे चला जाता है। अब ग्रेविटेशन फोर्स आप जानते हैं, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी में, वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। कि जितनी वस्तुएं पृथ्वी से बनी हैं उन सब को खींचती है। अब खींचने में हमारे शरीर में क्या है? रक्त। शरीर शरीर तो झुका झुका ही है, लेकिन हमारा जो रक्त सिर में है वो नीचे की तरफ आता है।
खींच करके, उसमें चुंबक से आयरन होता है रक्त में, तो आयरन को ये चुंबक खींचता है, तो सारा रक्त हमारा सिर से नीचे की तरफ आता रहता है। लगातार जब हम बैठते हैं तो सर में रक्त की कमी आ जाती है, चक्कर आ जाते हैं, तो उसके लिए विश्राम अवस्था होती है, योग की अवस्था होती है, उनमें सब इसका उपचार होता है। तो हमारी आदतों में जो सुधार है कि हम रीढ़ को सीधा करके बैठें। ये महात्मा लोग ध्यान में बैठते हैं या साधारण अवस्था में बैठते थे तो रीढ़ को बराबर सीधी रख के बैठते थे। हम भी अपनी आदत ऐसी सुधारें। लगातार यदि हम बैठे हैं तो बार बार हमको ध्यान आना चाहिए कि हमारी रीढ़ सीधी है कि नहीं है, क्योंकि आदत तो सो झुकी जाती है। अगर आदमी कोशिश भी करेगा, माला करने बैठेगा, ध्यान में बैठेगा, तब भी उसकी ये हालत होती है कि वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये हमारी आदत है, तो बार बार उस आदत को हमको ठीक करना पड़ेगी। लगातार जब आप सीधे बैठेंगे तो आपका शरीर सीधा रहना सीख जाएगा। दूसरा, जो मैंने अभी वजन वाली बात करी थी, वजन उठाना आवश्यक है। कभी सर पे जाकर आप वजन उठा सके, हालांकि ये आधुनिक युग में आपको बड़ा भद्दा लगेगा कि ये क्या बात हुई, हम क्यों वजन उठाएं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो करना पड़ता है। वजन उठाने की आदत होनी चाहिए, नहीं तो व्यायाम के रूप में करिए आप उसको। ये जो वेट लिफ्टिंग वाले करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों करना पड़ता है उनको? क्योंकि वजन उठाने का काम छूट गया आदतों में से, हमारे काम में जो समय लेता, इसलिए उनको वेट लिफ्टिंग करना पड़ती है। जिम जाने वालों को ये सब सारे उपाय करना पड़ते हैं। दूसरा है कि जब बैठते हैं तो हम कंधे आगे की तरफ खींच के बैठते हैं, हाथों को हम घुटने पे रख देते हैं और झुके खींच, पीठ में खिंचाव आता है। इसको सुधारने के लिए आपको कंधों को ऐसे पीछे करके बैठना चाहिए, हाथों को भी सीधे रखना चाहिए बदन से चिपके हुए। रीढ़ सीधी रहेगी आपकी, तो आदत धीरे धीरे ये भी बन जाएगी आपकी। अब जिन लोगों को सर्वाइकल की बीमारी है, स्पॉन्डिलाइटिस की, वो अपने में कितने लोग हैं ऐसे? अभी यहाँ बैठे हुए में से कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? या अपने परिवार में किसी को है तो आप उस बात का जो उपचार मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने। स्पॉन्डिलाइटिस में गर्दन के नीचे जो एक हड्डी नुमा आपको महसूस होता होगा, मेंडुला बोलते हैं उसको, उसमें हड्डी में घिसावट आ जाती है, उसमें सूजन आ जाता है, और वहाँ से निकलने वाली जो नसें हैं, तंत्रिकाएं हैं, हाथों में जाती है, गर्दन में जाती है, सिर में जाती है। उन पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो दब जाती है और फिर आपको भयंकर दर्द होता है। उस दर्द के मारे चक्कर भी आने लगते हैं, तनाव भी बना रहता है, सर में दर्द भी होता है, हाथ झुकाने पर, आगे झुकने पर बहुत पीड़ा होती है। और यही का यही रोग भी कमर में भी जाता है। उसका प्रकरण फिर कभी आपको बाद में बताएंगे। उसका नाम है स्लिप डिस्क। L4 L5 L6 में गैप आ गया। ये भी वो का वही रोग है, एक ही रोग है ये। जो ऊपर है वो नीचे है। वहाँ भी आदतों के कारण, हमारी बैठने की आदत है, काम करने में चलने की आदत है, ये सब के कारण। तो अब इसका उपाय क्या है? इसके उपाय योग में भी हैं और प्राकृतिक चिकित्सा में भी हैं। आहार के द्वारा मैंने बताया। अब मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा में इसका उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप। एक उपाय यह है कि जो स्थान पर आप वहाँ महसूस करेंगे कि यहाँ पर सूजन है, वो स्थान लाल पड़ जाता है, दबाने पर स्पंज जैसा लगता है, बाउंस करता है। उस स्थान की सूजन निकालने के लिए हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में गरम ठंडी सिकाई होती है। गरम पानी की थैली से अथवा गरम कपड़ा, गरम पानी में डुबाया हुआ, गरम 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 को वहाँ पर रखें। उसको लगातार आप 5 मिनट तक वहाँ पर, बार बार वो ठंडा हो जाए तो फिर डुबाएं, फिर रखें, फिर डुबाएं, फिर रखें।
और थोड़ा पानी निचोड़ लें ताकि पूरा शरीर गीला नहीं हो। 5 मिनट तक उसको लगातार आप सिकाई करते रहें। फिर ठंडे पानी में डुबाया हुआ एक कपड़ा, उसको 2 मिनट तक रखें वहाँ पे, उसी स्थान पर। फिर रिपीट करें इसी क्रिया को, फिर गर्म 5 मिनट तक, फिर ठंडा वाला कपड़ा, फिर 2 मिनट तक। ऐसे आप करीब करीब 30 मिनट तक ये क्रिया करते रहें। 30 मिनट करने के बाद में, उसके बाद में फिर 2 उपाय हैं। वहाँ पर गीली मिट्टी जो आपने गला के रखी हो घर में कभी, या नहीं हो तो आपको गलाना चाहिए, वो बिल्कुल ऐसी मुलायम हो जैसा मावा रहता है, न ज़्यादा गीली न ज़्यादा सूखी, लोच उसमें होना चाहिए। उसका एक गोला बना करके और पूरा चपटा गोला करके और उस पर मेंडुला के ऊपर रख दीजिए, सूजन के ऊपर। सिकाई करने के बाद, आधा घंटे की सिकाई के बाद आप वो मिट्टी वहाँ रख दीजिए और लेटे रहिए, अथवा आपको बैठना है तो उस मिट्टी को किसी प्रकार से ऐसी कपड़े से बांध दीजिए या टेप चिपका दीजिए। आजकल तो टेप भी चल गए हैं। उसके ऊपर एक पन्नी रखें और टेप से उसको रख दें, या फिर आप लेटे रहें ओंधे। वो मिट्टी आपकी सूजन को धीरे 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 करके समाप्त कर देगी। वो स्थान बिल्कुल सूजन से रहित हो जाएगा और जो दबाव नस पे पड़ रहा था वो दबाव समाप्त हो जाएगा, और जो दर्द हो रहा था उसके कारण वो दर्द भी आपका बंद हो जाएगा। हाथों में झुनझुनी तक आ जाती है, हाथ की उंगलियों तक ये दर्द बना रहता है, कंधे में बना रहता है, ये सारा समाप्त हो जाएगा। सिर की तरफ रक्त जाने लगेगा तो तनाव, चक्कर आना, बेहोशी आना, दर्द होना, ये भी सब समाप्त हो जाएंगे। ये स्थिति होती प्राकृतिक चिकित्सा में। ये क्रिया हो गई। अब योग के द्वारा इसका क्या उपचार है, हम कौन से आसन करें? हम कौन से आसन करें? आप तो रोज आसन करते हैं। उन आसन में पवन मुक्तासन है, गर्दन घुमाने का अभ्यास है। गर्दन को सामने तो न झुकाएं, लेकिन दाएं बाएं और पीछे जरूर झुकाएं। वज्रासन में बैठें गर्दन सीधी करके। भुजंगासन में गर्दन को पीछे की तरफ झुका करके कंधों पे बोझ डाला जाता है। शशांक भुजंगासन होता है, शशक आसन लगाओ और उसके साथ में भुजंगासन भी लगाओ। शवासन में लेट जाएं। लेटते समय पीठ के बल लेटें। गर्दन में जो गैप होता है, सिर और धड़ के बीच में, पीठ के बीच में गर्दन में गैप आता है, उस गैप को भरेंगे हम। कुछ कपड़े की छोटी मोटी गद्दी बना लें, टॉवेल की, नैपकिन की, तो वो सीधी हमारी गर्दन को सहारा देगी। उसी प्रकार शवासन में लेटें। एक आकर्ण धनुरासन होता है आसन, मकरासन, मार्जरासन, सर्पासन, और जैसे जैसे फिर दर्द आपका कम होता जाए तो फिर उसके बाद में आप लगाएंगे पद्मासन, मत्स्यासन, योग मुद्रा, सुप्त वज्रासन, सरल धनुरासन, अर्धमत्स्येंद्रासन। ये आसन आपको उसमें जोड़ देना चाहिए जब दर्द कम हो जाए, सूजन कम हो जाए तब। अब इसके बाद में और भी इसके उपाय हैं, आगे चल के हम बताते हैं। इसमें योग में प्राणायाम आप करेंगे तो इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको ज़्यादा फायदा करेगा। बिना बंध लगाए, बिना गर्दन झुकाए, बिना रोके। जैसे आप कुंभक करते हैं तो उसमें कुंभक नहीं करें, सिर्फ प्राणायाम करते रहें नाड़ी शोधन का। भ्रामरी प्राणायाम करें, उज्जाई प्राणायाम करें। इतने प्राणायाम आपको योग में आसनों के साथ करना है। फिर इसके आगे योग में होता है ध्यान। ध्यान में रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी करके आप बैठेंगे और आप महसूस करेंगे कि जो व्यक्ति 5 मिनट भी सीधा नहीं बैठ पाता है, यदि वो ध्यान करता है तो 1 घंटा वो सीधा बैठ पाएगा। रीढ़ सीधी करके बैठने का एक उपाय है ध्यान। ध्यान में मनुष्य 1 घंटा भर भी रीढ़ सीधी बिना हिलाए बैठ सकता है
और बिना ध्यान के वो बैठेगा तो उसको 10 मिनट मुश्किल हो जाएंगे बैठने में, वो आड़ा टेढ़ा हो ही जाएगा। इसलिए ये याद रखिए कि ध्यान का इसमें क्या महत्व है। ध्यान में रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, कंधे भी शिथिल रहते हैं। और ध्यान कैसे करते हैं, अब ये आप लोगों को अगर नहीं होगा तो एक आध दिन हम इसका अभ्यास भी करवाएंगे। अजप अजप श्वास हमारी चलती है, श्वास पर हमको ध्यान देना है, हमको नहीं जपना है। श्वास में ही ऐसी आवाज आती है कि वो जप करती रहती है। सोहम सोहम, ऐसा उसमें श्वास लेने पे सो और श्वास छोड़ते में हम, ऐसी आवाज आपको जब आप कानों में उंगली डालेंगे तो अपने आप सुनाई देगी। लेकिन यदि वो बिना कान में उंगली डाले आप बैठे हैं तो उसका ख्याल करिए कि इसमें सोहम का जाप चल रहा है। श्वास पर पूरा ध्यान रखेंगे, 1 घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप बिल्कुल रीढ़ सीधी करके बैठ पाएंगे। इससे पूरी रीढ़ को भी बल मिलता है, मांसपेशियों को भी बल मिलता है और नाड़ियाँ बहुत सशक्त हो जाती हैं। हमारी तंत्रिका तंत्र, जिसकी नाड़ियाँ सशक्त है, तंत्रिका तंत्र, वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं हो सकता। अब ध्यान के बाद में शिथिलीकरण, आप लेट जाएं पीठ के बल शवासन में, उसमें योग निद्रा, योग निद्रा का अभ्यास हमने एक दिन किया था। उसमें आप 1 घंटा भर तक भी ऐसे ही लेटे रहते हैं, रीढ़ बिल्कुल सीधी रहती है उसमें। और सारी क्रियाएं जब रीढ़ सीधी होती है तो हमारी पेट की पाचन संतान, बाकी श्वसन संतान, रक्त परिभ्रमण संस्थान, सारे संस्थान अपना काम सुचारू रूप से करते हैं। उसके साथ हार्मोनल ग्लैंड्स भी पूरी तरह से हार्मोन का स्राव उसमें करती। ये फायदा है हमको शवासन में, योग निद्रा में। गर्दन के सहारे के लिए मुलायम तकिया उसमें भी आपको लगाना है। अब हठ योग में एक क्रिया होती है नेति, ये नेति क्रिया भी आपको करना है। नेति क्रिया से तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है, व्यवस्थित होता है, शुद्ध होता है। अब और कुछ उपचार इसमें करना हो तो आजकल हमारे एलोपैथी ने, विज्ञान ने कुछ दिए हैं हमको, गर्दन पर पट्टा बांधना, उससे भी गर्दन आपकी सीधी रहती है। कड़े चौकी यानी पटिए पर सोना, एक दरी बिछा लो पटिए पर, पटिया आपका इस बीमारी को दूर कर सकता है। जो लोग और कुछ न करें, केवल सोने का ही अभ्यास करें सीधे पीठ के बल, तो पटिया पर सो जाए, उस पर एक दरी बिछा लें, साधारण थोड़ा सा कंबल मुलायम लगे आपको इतना, और गर्दन में सहारा लगा लें एक कपड़े को लपेट करके। ये पोजीशन आपकी सोने की। ये योगोपचार हो गया, आहार उपचार हो गया। और जिनको अभी बीमारी है उनको मैंने प्राकृतिक चिकित्सा से सिकाई का साधन बता दिया। इसके अलावा अब आपके कुछ क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो आप करिए। हरिओम। जी ओम। हाँ सर, मेरे गांव में एक व्यक्ति है, उसकी बोलिए। उम्र लगभग 45 वर्ष है। हाँ और आज से 3-4 साल पहले उसको एक कमर में झुकाव प्रारंभ हुआ। अपने आप और हुआ क्या? कमर में झुकना, आगे झुकना, हाँ। और उसमें बहुत दर्द होता था। तो वो हम्म। योग से उसका दर्द तो चला गया, हाँ। परंतु वो झुकाव जो है वो बढ़ते जा रहा। और वो अब वो जैसे झुकते जा रहा, उसके पीछे से बिल्कुल रीढ़ की कर्व दिखाई पड़ती है, और वो बस ऐसे ही नोड़े नोड़े चलता है। ये उसकी देखिए। स्थिति है। उसमें क्या हाँ, किया जा सकता है? देखो रीढ़ का झुकाव होता क्यों है? जब हमारी नर्वस सिस्टम कमजोर होती है, तंत्रिका तंत्र, नाड़ी संतान ही आपको सीधा रखता है। जब नाड़ियों में, अब उनकी दिनचर्या क्या है, खान पान क्या है, ये वो अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन आप उनको उपवास करा करके शरीर को स्वस्थ करेंगे, मल निष्कासन ठीक से होगा, भोजन ठीक से पचेगा उनका, और उनको भी पटिए पे सुलाओ, चीते, पीठ के बल, क्योंकि जब पीठ के बल वो सोएंगे तो रीढ़ सीधी हो जाएगी।
और जहाँ जहाँ गैप आता है कमर में गैप आता है और गर्दन के यहाँ आता है, वहाँ पर हल्का सा कपड़े का लपेटा हुआ एक छोटा गोल गोल राउंड बनाया हुआ तकिया छोटा सा, वो मुलायम लगा दें और उनको पटिया पर सुलाना शुरू करें। साथ में उनके अब भोजन संबंधी है, प्राणायाम है, योग है, ये अगर वो करते रहेंगे तो मांसपेशियां ठीक हो जाएगी। मांसपेशियां भी इसमें क्या है, जैसी रीढ़ जाती वैसी मांसपेशियां भी झुकने लगती, वो कमजोर होने लगती। तो मांसपेशियां सुदृढ़ होगी, रीढ़ को पकड़ के मजबूत रखेगी, रक्त संचार उनमें कम हो रहा है उनको रक्त संचार बढ़ा देगी। जी जी जी। वैसे सर वो काम तो सब कर रहे हैं, और ट्रैक्टर भी हम्म, चला रहे हैं, बोनी भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, पर बस वो झुकाव है और कुछ दर्द तो बिल्कुल नहीं है। और पहले इतना दर्द था कि वो करवट नहीं बदल सकते थे, और हाँ हाँ, ये सब योग से उनका दर्द तो चला गया है, दर्द उनको महसूस नहीं होता। वो जी सीधे भी हो जाएंगे। आप पटिए पे सुलाएं उनको, जी क्योंकि पटिए पे जब सोता है आदमी तो पटिया तो बिल्कुल सीधा होता है जी और हार्ड होता है, तो वो उसको रीढ़ को ठीक कर लेगा। जी जी सर जी हो। ओम। हाँ, अन्य कोई? जी आदरणीय अशोक पटेल जी। आदरणीय अस्तुत तिवारी जी का हैंड रेज है कृपया। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है आदरणीय अस्तुत तिवारी जी, आपका हैंड रेज भी है। और आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि अ, आज के विषय पर आपके प्रश्न हो या कोई परेशानी हो तो कृपया बात रखिएगा, प्रश्न करिएगा। आदरणीय ब्रजेश यादव जी का भी हैंड रेज है सर। जी जी सर, जी आदरणीय आप प्रश्न करिए। जी दादू को प्रणाम। जी जय श्री राम। जी कह रहे थे कि ये सर्वाइकल तो हमको हो गया है, 2 साल हो गया है लगभग। हम अभी तो ये हाथ में झुनझुनी बनी रहती है बराबर, इसके लिए हमें कोई उपाय होता है? हाँ, ये आपको हो रहा है क्या? जी जी देखिए, मैं आपको देख रहा हूँ जी तो आपके शरीर में जो ये वजन बढ़ रहा है, आपका शरीर स्थूल हो रहा है, जी ये स्थूल ये स्थूलता जैसे जैसे समाप्त होगी वो रीढ़ जी ठीक से काम करने लगेगी। आपका ये जो वजन है शरीर का, ये रीढ़ को सीधा नहीं रहने दे रहा है। तो जी जी आप भोजन पे कंट्रोल करें पहले तो। जी भोजन भोजन का कंट्रोल इस प्रकार से रखें कि भूख लगने पर ही खाएं। आजकल क्या होता है कि भूख का कोई इंतजार नहीं करता, भोजन दिखा आंखों से कि हमारा मन हो जाता है खाने का। और ज्यादातर जो लोग घर में ही रहते हैं वो दिन भर ज्यादा खाते हैं, क्योंकि बाहर चला गया उसको तो अवसर ही नहीं है खाने का। तो अब आप पता नहीं किस प्रकार की दिनचर्या है आपकी, क्या आप काम करते हैं, परंतु ये वजन को आप कम करिए, श्रम बढ़ाइए, विश्राम विश्राम भी करिए और श्रम भी करिए और सीधे लेटें। ज्यादातर ये तकिए वगैरह और जो आजकल ये सोफे वगैरह हमारे चले हैं, बिस्तर चले हैं ना, ये हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। अब कहाँ पर गड़बड़ है ये आपको पता होगा। आपकी दिनचर्या को सुधारें, भोजन व्यवस्थित करें और श्रम बराबर करते रहें। जी ऑफिस वर्क है, ज्यादा ज्यादा बैठना पड़ता है। हाँ नहीं, वो ठीक है, ऑफिस वर्क को हम नहीं छुड़ा रहे, लेकिन जी उसको घर पे आकर के आप जिस प्रकार से बैठते हैं तो आप फिर पटिया पे लेटना, आप सोफे पे ना बैठे फिर, क्योंकि सोफा तो आपको और ज्यादा ऐसा करेगा। तो आप जी पटिया पे लेट जी जाए। और अगर कुर्सी भी हो आपके पास तो वो एक हार्ड कुर्सी पहले बनती थी लकड़ी की, वहाँ उसमें गड्ढा नहीं होता था। अब आजकल की कुर्सियां ऐसी जो हमको धंसा देती है अंदर। तो वो जो हार्ड जी पटिया होता था सीधा, उस पर बैठे। आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, जी लेकिन जी ऐसा कुछ नहीं है कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे, आप अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। वजन कम जी होगा, स्थूलता कम होगी शरीर में, तो आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी काम करने की। जी जी ओम। जी आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट सर।
आपका हैंड रेज है, कृपया प्रश्न रखिएगा। जी, सादर प्रणाम। जी। मुझे भी सर्वाइकल का 1 साल 1.5 साल से दिक्कत हो गई है। हाँ हाँ अ, तो ये असल में ये जो मूवमेंट है ये कम हो गई है ये। हाँ, मूवमेंट कम हो गया, वो सूजन है वहाँ पे। तो उसमें ज़्यादातर तो आप औंधे लेट करके गर्दन को उठाने का अभ्यास करें, हाथों पे बल देकर सर्पासन। और वो कम होते होंगे आपके, धनुरासन तो आप कर ही नहीं पा रहे होंगे। नहीं, धनुरासन तो मेरा इतना काफी थोड़ा बहुत झुक पा, अभी पहले तो बिल्कुल भी नहीं झुक पाता था, अभी तो थोड़ा सा आराम है। नहीं, इसमें होम एक में प्रयोग जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़े दिन तक आप ये सिकाई का अभ्यास करेंगे, जी गरम ठंडा, और मिट्टी की पट्टी रखना शुरू करेंगे उस पर, जी तो धीरे धीरे सूजन कम होगी और धीरे धीरे गर्दन आपके पीछे जाना शुरू करेगी। कंधों को हमेशा जब आप बैठते हैं तो थोड़ा खींच के रखें पीछे की तरफ, ऐसे, उससे रीढ़ को भी सहारा मिलता है, गर्दन को भी सहारा मिलता है। जी कंधों को खींच के रखेंगे तो रीढ़ हमारी सुरक्षित रहेगी, और आप ज़्यादा गर्दन को झुका पाएंगे। कंधों को लटका के मत रखो, ये अपनी आदत में नहीं होना चाहिए। हम जब बैठते हैं ऑफिस में तो क्या होता है, कंधों को पूरी तरह लटका देते हैं, तो लगातार उसमें मेंडुला पे खिंचाव आता है और फिर वो जी स्वेलिंग हो जाता है। जी। अच्छा, ये और स्वेलिंग भोजन की वजह से होगा? हैं? स्वेलिंग की वजह से होगा ये? हाँ, भोजन भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवस्था में देखता हूँ कि भोजन का सुधार सबसे पहले आदमी में होना चाहिए। आज के ज़माने में बिना भूख के हम खा लेते हैं, और फिर खाते भी कौन सी चीज़ों को है जो रेडीमेड मिल जाती है। तो रेडीमेड पैकेट वाले चीज़ तो आप खाएं नहीं कभी। जी अपने घर से व्यवस्था करें, अंकुरित ले जाएं, भले ही साथ में फल ले जाएं, फ्रूट ले जाएं। तो जितना हल्का भोजन आप करेंगे, शरीर आपका हल्का होगा, शरीर से चर्बी हटेगी, तो सारे अंग व्यवस्थित हो जाएंगे आपके। मैं तो कंट्रोल तो है मेरा खाने पे, सुबह 2 रोटी खाता हूँ, दिन में थोड़े से चावल और रात को 2 रोटी। हाँ, देखिए वो भी ये ठीक है, जी लेकिन इसमें कहीं भी फल और सलाद का योगदान है ही नहीं आपके इसमें। नहीं, फल फल सुबह खाता हूँ मैं सुबह। हाँ, फल आप सवेरे खाएं, उसके साथ सलाद भी खाएं, और इतना खाएं कि भोजन की इच्छा ही नहीं हो खाने की। ये अच्छा इस प्रकार से आप जो है ना, इनकी मात्रा को बढ़ा दें, सलाद वगैरह की, शाकाहार को। ये जैसे आपका जो है भोजन जो है एसिडिक और क्षारी भोजन की मात्रा बढ़ा दें, एसिडिक की कम कर दें। और अपने जैसे बैठे हैं अपन ज़्यादातर 5 घंटे 4 घंटे बैठे हैं लगातार, जी तो फिर हम थोड़ा सा रीढ़ को सीधा करने के अभ्यास कर लें। योग के समय तो करते ही होंगे, जी लेकिन जी बाकी समय में भी आप उसको पीछे खींचने का अभ्यास करें, पीछे झुकने का अभ्यास करें। पीछे झुकने का, और इससे क्या है कि पेट हमारा फ्री हो जाता है, जी पाचन संस्थान पूरा फ्री हो जाता है। जब हम आगे झुकते हैं ना तो दबाव पड़ता है पेट पर, तो वो पाचन संस्थान का काम बिगड़ता है, जी मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो पाता है। जी और जब वो सही नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि बिना पचा हुआ अन्न हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है, और वही हमको चर्बी के रूप में दिखाई देने लगता है। जी जी वैसे आदमी समझता है कि मैं अच्छा मोटा ताजा हूं तो स्वस्थ हूँ, लेकिन वो स्वस्थ खाली कहने का है, अंदर से उसे बहुत तकलीफें होती है। जी। ज्यादा देर खड़ा रहता हूँ कई बार ना, तो चक्कर आने लगता है। हाँ, वो चक्कर इसलिए आते हैं कि रक्त हमारा सिर से नीचे पैरों की तरफ चला जाता है जी खड़े रहने से। तो जब से रक्त ही नहीं मिलेगा शरीर सिर को, तो चक्कर तो आना ही है। जी जी तो ऐसे लेट जाएं, और खड़ा रहने का कोई ऐसा, कोई अपने को जैसे पुलिस वाले होते हैं उनको तो रहना पड़ता है खड़ा। जी जी तो ये अभ्यास भी आपको करना पड़ेगा कि सिर को नीचा करने के अभ्यास करो। जैसे हम सूर्य नमस्कार में पादहस्तासन करते हैं, तो सिर को हम नीचा कर लेते हैं। तो इस प्रकार के व्यायाम चुन लो, और उसका प्रतिकार ऐसे ही करना पड़ेगा कि यदि हमारी ड्यूटी है पुलिस वालों की खड़े रहने की, तो उसको ऐसा करना पड़ेगा, शवासन करना पड़ेगा। जी जी अब ठीक है। आपकी जैसी भी कार्य की प्रणाली है, तो उसका काउंटर पोजीशन आपको दिन में करना पड़ेगी। जी जी, मेरा तो वो कंप्यूटर का काम है ज्यादा, वो हाँ, लिखने लगातार पढ़ने का। करना। हाँ हाँ,
तो लगातार बैठने से भी क्या होता है कि सिर का जो रक्त नीचे आता है, तो सिर और दिमाग से हम काम लेते हैं, तो जब जिस अंग से हम काम लेते हैं उसको ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी, और ऑक्सीजन तो रक्त के द्वारा मिलती है मनुष्य को। तो इसके लिए आपको नीचे सिर करने की वो कुछ या शवासन करने की ऐसे वो अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद सर। और आदरणीय सुनीता तरम्बकर जी, आपका हैंड रेज है, कृपया। जी ओम प्रणाम सभी को, सदन को नमन। मेरा ये प्रश्न है कि कौन सा तेल यूज करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न है कि हम ये क्या बोलते हैं उसको, फैट लॉस और वेट लॉस में क्या फर्क है? अब आपने तेल का यूज पूछा है, तो तेल का यूज आप क्या पीने में खाने में करना चाहते हैं या मालिश में करना चाहते हैं? घर में यूज खाने के लिए। खाने के लिए, है ना। देखिए आजकल तेल आप बाजार से लाएंगे तो तेल के नाम पर आपको वो तेल मिलता ही नहीं। तेल किसी भी कंपनी का ले लीजिए आप, वो तेल जो जिन ऑयल सीड जो बीज होते हैं उनसे तो निकलता ही नहीं है। वो पता नहीं कौन सा तेल कहाँ से कैसे क्या करते हैं, और उसको भी केमिकल मिला करके ये खाने लायक तो छोड़ते ही नहीं है। लेकिन अब ये कमर्शियल युग है, इसमें पैसा आदमी को चाहिए, मुनाफा चाहिए, तो उस हिसाब से अपना व्यापार करता है। पर हमें क्या चाहिए कि यदि आपको ऑयल का यूज़ करना है तो ऑयल सीड जो होते हैं, जैसे मूंगफली के दाने, तिल, सरसों के दाने, ये सब जो बीज होते हैं ऑयल सीड, सूर्यमुखी के बीज, ये जो बीज होते हैं इनको आप गला लें, अंकुरित कर लें, इनकी चटनी बना लें, इनको सब्जी में डाल लें, ये आपके ऑयल की पूर्ति हो जाएगी। जी जी प्रणाम। हाँ। वेट लॉस और फैट लॉस में क्या ये है, फर्क क्या है? आप ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या समस्या है? समस्या है वेट वेट का। हाँ, एक तो ये कि हमें समझना है तो हम लोगों को समझाएं ज्ञान से, और एक कि हमारी खुद की समस्या है। देखिए आपको वेट लॉस, आपका कितना वजन है? अभी 76 76। 76। हाँ, और हाइट कितनी है आपकी? हाँ 5 फीट। 5 फुट 5 फुट। हाँ ठीक है, ज़्यादा है वजन आपका। देखिए ये वजन, एक तो श्रम का अभाव से वजन बढ़ता है, दूसरा भोजन की मात्रा जो है और भोजन का समय, ये आप निर्धारित कर लें। भोजन कम मात्रा में करें, भोजन का समय निर्धारित कर लें, और उतना ही भोजन करें जितना शरीर को आवश्यक है। शरीर भोजन मांगता है, उसको ऊर्जा चाहिए। एक तो भोजन हम ऊर्जा के लिए करें कि इतनी ऊर्जा, अब मैं जैसे मान लो मुझे 10 किलोमीटर रोज चलना है, तो मेरी गाड़ी में कितना पेट्रोल डलाऊंगा मैं, और यदि मुझे 1000 किलोमीटर रोज चलना है तो मैं कितना पेट्रोल डलाऊंगा। तो क्या हम सभी एक एक हजार वाले की नकल करें? मान लो हमें तो केवल 25 किलोमीटर ही चलना दिन में, तो हम हमारे हिसाब से भोजन करें। हम सबकी बराबरी नहीं कर सकते। जो किसान मेहनत करता है वो बहुत 3 टाइम खा लेता है, खूब सारा खा लेता है, सब पचा लेता है। हम मेहनत कम करते हैं लेकिन हम भी उसके मुकाबले, और हम घी वगैरह करके उसको हैवी बना देते हैं भोजन को, वो तो पचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। यदि भोजन आपका नहीं पचेगा तो वेट बढ़ेगा, भोजन पचेगा तो वेट कम हो जाएगा। हाँ, समय पर भोजन करना आवश्यक है। समय पर भी, और भोजन को बार बार नहीं करना। एक बार भोजन कर लिया तो 4-5 घंटे भोजन मत करिए, आप लॉकअप कर दीजिए मुंह को। भोजन के लिए, बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। जी जी हाँ। जी और दूसरी बात है
कि जब हम देखें कि रोज भोजन हम करते हैं तो सप्ताह में एक दिन अवकाश ऑफिस का भी रहता है, हम अपने पेट को भी अवकाश दे दें कि आज के दिन तुम सफाई कर लो, और क्योंकि वो सफाई तब करता है जब उसको पचाने से फुर्सत हो। भोजन में जो हमारी जो करने की आदत है, तो लगातार यदि हम काम देते रहेंगे लीवर को, पेट को, आंतों को, थक जाएंगे वो। तो कम से कम सप्ताह में एक दिन उपवास दे दें उनको, जी और जी उपवास में सिर्फ पानी पिए, खाने की छुट्टी। जी जी प्रणाम जी, प्रणाम। जय श्री राम। जी आदरणीय, आपके माध्यम से कुछ समस्याएं तो सुन के ही समाप्त हो जाती हैं, जो आप बताते अच्छी हैं। बात, बहुत अच्छी बात है। और और उसका ये बातों-बातों में ही समाधान हो जाता है, और जो समस्याएँ हैं वहाँ तक जाना भी नहीं पड़ता संभवतः कभी-कभी। और इसी क्रम में मैं आदरणीय पवन कुमार सर, आपसे निवेदन वो करता नहीं हूँ बोल रहा कृपया। है तो ये बन... जी जी, धन्यवाद दिनेश जी। और आज के मुख्य वक्ता मनोहर लाल जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। हाँ, बोल भी सकते हैं। और हाँ, मैं उनका जी अपन बोलेंगे जो आवाज आती है। जरा म्यूट करा दीजिएगा। हेमंत जी म्यूट कर लीजिए अपने आप। आदरणीय हेमंत पालीवाल जी, आप कृपया बाद में प्रश्न कर लीजिएगा। धन्यवाद। जी, तो अभी मनोहर लाल जी ने जो अभी पिछली बार योग निद्रा कराई थी उसका बहुत लाभ हुआ, बहुत सारे साथियों को फायदा हुआ। मेरा अनुरोध रहेगा सदन से भी के सदस्यों से भी कि आने वाले समय पर हम योग निद्रा का अभ्यास फिर से कभी जब भी उचित समय मिलेगा, हो सकता है अगर शाम का समय उचित रहे तो उस समय भी इसको एक बार कराएं, और परिवार के बाकी सदस्य भी अगर करेंगे तो और सदस्यों को भी इसका लाभ बिल्कुल मिल पाएगा। हाँ बिल्कुल, वो तो योग निद्रा आज के युग में बहुत आवश्यक हो गई है। जी ये पुराने जमाने में लोगों के पास काम कम होते थे तो वो आराम ज्यादा कर लेते थे, और आराम के साधन भी उनके पास अच्छे व्यवस्थित थे। आजकल सोफे और गद्दे पे आराम कभी होता नहीं है। साधारण से बिस्तर हो, थोड़ा सा मुलायम भी हो, और फुर्सत भी हो। तनाव, एक दिन हम अपना कार्यशाला तनाव पे रखेंगे। आजकल मनुष्य के पास तनाव बहुत रहता है, आधा स्वास्थ्य तो उसका तनाव के कारण खराब रहता है, और भोजन भी जो ज्यादा करता है आदमी वो तनाव के कारण करता है। तो इस पे कभी अपनी कार्यशाला रखेंगे अपनी। जी जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मेरा चाह ये है कि जब अगर हम शाम के टाइम पर करते हैं तो जो समय हम अनावश्यक रूप से टीवी देखने पर लग जाता है परिवार के सदस्यों का, देखिए आप, तो ये तो शायद हम, उसको हम कम करके उसको हाँ अपनी आदत देखो, मन क्या है हमारा, कुछ न कुछ ये चाहता है मनोरंजन। हम उसको मनोरंजन का स्वरूप बदल दें। पहले के जमाने में जब टीवी नहीं थी तो हम क्या करते, रामायण पढ़ते थे, ग्रंथ पढ़ते थे कोई धार्मिक, उनसे मनोरंजन कर लेते थे हमारा। तो मनोरंजन करने की तो आदत है मन की, लेकिन वो कैसे मनोरंजन आजकल समाज में जो उपलब्ध है उनसे थोड़ा बच के रहें, और हम अपने पुराने तरीकों पर आ जाएं। परिवार के साथ बैठ जाएं, कुछ हंसने का कार्यक्रम हो जाए, कुछ विचार करने का कार्यक्रम हो जाए, और ग्रंथ लेके बैठ जाए हमारे साहित्यिक जो धार्मिक ग्रंथ हैं, तो ज्ञान भी बढ़ेगा और हमारे मालूम भी पड़ेगा क्या पूर्वज हमारे क्या करते थे। जी जी, बिल्कुल। इस नए जमाने पर जो हमने अनावश्यक रूप से जो चीजें बढ़ा दी हैं, जैसे वही हमारे अस्वास्थ्य का कारण है। जी, अनावश्यक भोजन, अनावश्यक ज्यादा टीवी, शायद अनावश्यक कभी कभी मोबाइल भी, और बाकी और भी चीजें, उन सबको कम करने की जरूरत है। जिसको कहते हैं कि कंजम्पशन जो है वो ज्यादा बढ़ गया है, उसको उनके कम। विकल्प ढूंढना पड़ेंगे, जी क्योंकि जी मन को खाली नहीं छोड़ सकते आप। एक टीवी नहीं देखेंगे तो बच्चे वो बोलेगा मैं क्या करूं। तो आप पहले विकल्प तैयार रखो। जब बच्चे को हम एक खिलौना छुड़ाना हो तो उसको दूसरा खिलौना पकड़ा देते हैं। जी, बिल्कुल। तो जब मनोहर लाल जी से बातचीत करते हैं तो एक मन में ऐसा लगता है, जैसे अभी दिनेश ने भी कहा, कि भूत पिशाच निकट नहीं हुए।
मनोहर लाल जी जब नाम सुनावे, तो आपका नाम जब हम बात सुनते हैं तो ये सब हाँ, जो भूत पिशाची है, ये सब मिला करके सब देखा जाए तो अनावश्यक जो चीजें हैं हमारे जीवन से सबको निकालना है। तो आप जो ये निकालने का प्रयास कर रहे हैं, आपको आपका जो योगदान हो रहा है योग हर परिवार के सदस्यों के लिए, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। जी नमस्कार, ओम, धन्यवाद। नमस्कार। जी धन्यवाद सर। इसी क्रम में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपका पुनः हैंड रेज है। जी ओम, सदन को नमन। और आदरणीय पवन सर ने जो बात की है वो निश्चित ही हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगी। यदि हमारे मुख्य अतिथि महोदय शाम का कोई समय निश्चित कर दे योग निद्रा के लिए, तो और वो दिन भी निश्चित हो जाए, तो हम सब लोग तैयार रहेंगे और अपने परिवार के लोगों को भी उसमें शामिल करेंगे। जी ओम। तो ये समय 9 बजे का ठीक रहेगा, और दिन आप निश्चित कर लें। जी 9 बजे बढ़िया है सर, 9 बजे का अच्छा समय है। हम लोग इसके लिए कम से कम मैं तो तैयार हूँ ही। और दिन आप मतलब आप बताएं हमें कि इसको अल्टरनेट करना है, 2 दिन बाद करना है, रेगुलर करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा सर। देखिए, मैं आपको कभी सप्ताह में 1 दिन करा दूं, तो या तो आप इसके कैसेट बना लेना। जी 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 दादाजी, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हाँ, हैं। और तो दादाजी को वैसे आप दादाजी बहुत बिजी शेड्यूल है उनका, और उन्होंने बताया है उनका हरिपाठ है, रामायण है, ये सारे क्रिया है। तो इस विषय पर मैं उनसे फिर बाद में बात करूंगी और फिर ये तय हो जाएगा किस दिन करनी है और हमें कितने कौन सा दिन होगा, और फिर हमें हफ्ते में 2 बार 1 बार। तो मैं इसके फिर बाद में मैं उनसे बात करके बताऊंगी। तो अभी जो हमारे इस विषय पर सर्वाइकल और स्पॉन्डिलिस पर किसी के कोई प्रश्न है तो फिर आप बताइएगा, और फिर बाद में पूछिए आप। जी हाँ, आदरणीय हेमंत जी का प्रश्न था ना। जी आदरणीय हेमंत भैया, अपना माइक ऑन करिए। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम। मेरे का वजन क्या है कि 10 किलो कम हो गया मेरा वजन। 58 किलो था, जिसका 48। और जो भी खाता हूँ पच तो रहा, लेकिन सब निकल रहा मल के द्वारा। और भूख भी बरोबर लग रही सर। हाँ। अच्छा अच्छा। देखिए, वजन बढ़ना ही इस बात का द्योतक है कि आपको पच नहीं रहा। हाँ। आप समझते होंगे कि दोबारा भूख लग गई है, तो इसका मतलब हो गया पहले वाला भोजन पच गया। भूख हाँ। झूठी लगती है। आज झूठी भूख और सच्ची भूख में फर्क करना हम भूल गए। झूठी भूख क्या है कि भोजन जब आंखों से हम देखते हैं बना हुआ, और खुशबू भी लेते हैं हम नाक से, तो जबान से भी हमको लाला स्राव टपकता है और भूख की इच्छा हो जाती है। लेकिन भूखा वो व्यक्ति होता है जिसने खूब श्रम किया है और पहले वाला भोजन पूरी तरह से उसका पच चुका है। जब मस्तिष्क से हमको ये मालूम पड़ती है, पेट के द्वारा सूचना जाती है मस्तिष्क को, और मस्तिष्क कहता है कि भैया व्यवस्था करो भोजन की, तो ये नहीं हो पाता है। आपको ये भी नहीं मालूम कि भूख लगी कि नहीं लगी, लेकिन आंखों के सामने यदि कोई अच्छी चीज बनी हुई दिखती है, तो उसका फर्क पड़ता है। हमारे लाला स्राव मुंह में से छूटता है, नाक से खुशबू आती है और इच्छा हो जाती है भले ही पेट भरा है। तो ऐसी अवस्था में वजन बढ़ता है। हाँ। ओम। जी जी ओम ओम हरि ओम। और बोलिए, और कुछ कहना आपको, समझ में आ गई बात? हाँ सब बस यही है। हाँ, तो ये सच्ची भूख और झूठी भूख का अंतर आप पहचाने। तो इसके लिए जी क्या योगा जी वगैरह दादाजी। है क्या सर? है
योग तो आप कुछ नियमित योगा वगैरह या कुछ ऐसा क्या? नहीं, आप योग तो करें आप, लेकिन योग कर या करके ज्यादा कुछ भूख दवाई बढ़ाएं। है या कुछ बताओ। देखिए, भूख का जो संबंध होता है ना, वो श्रम से होता है। आप श्रम बढ़ा दें, आप शारीरिक श्रम, मैं श्रम तो कर ही हूँ। हाँ, शारीरिक श्रम आप बढ़ा देंगे तो सच्ची भूख लगने लग जाएगी। और भोजन आप करें तो भोजन करते समय आपका मन जो है वो केवल भोजन में ही रहे, ध्यान पूरा। कभी कभी क्या होता है, हम मोबाइल पे बात भी करते रहते हैं और खाना खाते हैं, कभी हम टीवी देखते रहते हैं और हम भोजन करते रहते हैं, तो पता नहीं चलता हमने कितना भोजन कर लिया। वो भोजन को सजग होकर के करें, उस समय कुछ भी अपने दूसरे काम बंद करके, और भोजन को चबाने का अभ्यास ज़्यादा करें। कभी कभी क्या होता है कि भोजन को बिना चबाए निगल जाते हैं तो पेट में वो पचता नहीं है। आधा भोजन हमारा मुंह में पच जाता है, यदि हम उसको खूब चबाएंगे तो भोजन मुंह में ही पच जाता है, वो लार बन जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है। और यदि हमने इधर उधर देखे, टीवी देखते रहे, तो पता नहीं हमने उसको चबाया था कि नहीं चबाया था, हमें खुद पता नहीं किस प्रकार से भोजन हमने किया था। तो ऐसी भोजन करने की भी आदत होती है, जिससे भी हमारा वजन बढ़ जाता है। ठीक है जी सर। जी जी, धन्यवाद। और भी किसी का सदन में कोई सवाल है, या कोई अन्य बीमारी पर भी आप आदरणीय हाँ, से देखिए अन्य भी अन्य विषय बीमारी, चलेगा, ऐसे नहीं है जी। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी ने सर। जी, जी। अभी बात हो रही थी कि जब हम भोजन करें तो एकाग्र होके अपने भोजन को ध्यान में रखकर ही भोजन करें। और असल में मैं ये जानना भी चाह रहा था और यानी जोड़ना भी चाह रहा था कि जब हम भोजन करें तो मौन की महत्ता क्या रहेगी? क्योंकि मैंने अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कोई श्यामधर तिवारी जी के साथ रहा 2-3 दिन। तो वो वैसे पेशे से कमिश्नर हैं और जब भोजन करते हैं सुबह शाम या दिन का, तो मौन रहते हैं। फिर मैंने देखा कि उनके आस-पास भोजन करने वाले लोग भी मौन रहते हैं। हालाँकि खुसर-फुसर तो कर लेते हैं, लेकिन हाथ से, कोहनी से एक-दूसरे से संकेत करते हैं, तो वार्तालाप पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो आदरणीय से भी निवेदन है कि अगर आप मौन का महत्व बताएँ तो हम सभी के लिए और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब अगली बार हम इस पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, उनमें मौन भी एक है। क्योंकि जब हम मौन होते हैं तो विचार हमारे रुक जाते हैं, और जो एनर्जी हमारी भोजन पचाने में लगती है वो पूरी तरह से एक ही काम करती है। हम बोलते हैं तो भी हमारी ऊर्जा खर्च होती है, और जो ऊर्जा हमारी भोजन पचाती है, हमारे मल का निष्कासन करती है, सही से डिटॉक्सिफिकेशन करती है, वो सारी बोलने में अगर खर्च हो गई तो फिर भोजन कौन पचाएगा? जी, तो हम जब आपको सुनते हैं और आदरणीय पवन सर ने भी बात रखी है और सभी के माध्यम से बात आती है कि जब हम वार्तालाप करते हैं, तो उस वार्तालाप में हमारी चाहे ऊर्जा खर्च समस्या हो, कोई भी हो, उस हाँ, समस्या का एक ही मूल होता है कि भोजन है वो हमारा सही से उठना-बैठना है। आज जी, की भी बातें वही आई कि ये जीवन शैली है, जीवन शैली। जी, जीवन शैली जीने का जो ढंग है हमारा, सुबह से शाम तक सोने का भी, वो सब आ गया उसमें। वो जीवन शैली हमारी यौगिक होना चाहिए। आज का जमाना केवल 1 घंटे का योग से नहीं सुधरेगा, उसको 24 घंटे योग को अपनी कार्य प्रणाली में लाना होगा। आप चाहे ऑफिस में काम करते हैं तो आप यौगिक तरीके से करेंगे, आप भोजन कर रहे हैं तो यौगिक तरीके से, आप शयन कर रहे हैं तो यौगिक तरीके से। यौगिक प्रणाली एक जीवन जीने की प्रणाली है। ये केवल 1 घंटे के लिए हम आसन कर लें, प्राणायाम कर लें और योग हो गया, और बाकी समय में हम ध्यान नहीं रखें, तो पूरी प्रणाली हमारी ऐसी होनी चाहिए। जीवन शैली बदलना है, उसको यौगिक करना है। जी, जी, आदरणीय ये महत्वपूर्ण भी है
और बहुत ज़रूरी भी कि जो हम पूर्ण दिन पूर्ण योग की यानी यौगिक बन के ही अपने कार्यों को आगे बढ़ाएँ। एक बात और भी आई थी कि शाम के समय हम योग निद्रा करें 9 बजे का, तब मेरे मन में आ रहा था कि हाँ, 9 बजे भी ठीक है कि योग निद्रा करते-करते सो जाना भी अच्छा रहेगा हाँ, कभी-कभी। और पूरी दूसरा रात कि जी, जी और पूरी रात आदरणीय योग पूरी रात आपकी योगिक हो जाएगी, योग निद्रा में चली जाएगी और सवेरे एकदम फ्रेश हो जाएँगे आप। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। एक बात और भी आई कि जब आने वाले समय में आप योग कराएँ तो उसको रिकॉर्ड करके उसी या और हाँ, फिर हाँ। बाद में एक ही दिन नहीं, सदस्यगण बार-बार उसको सुने यानी रोज़ हर दिन सुने, हर हाँ, रात को सुने, रोज़ तो 9 ये भी बजे अच्छा रोज़ लगा रहेगा। लिया करो। उसको कैसेट को रोज़ लगा लिया करो 9 बजे, तो बस फिर कुछ करना ही नहीं, अपने आप नींद आ जाएगी गहरी। बिल्कुल, बिल्कुल, दादाजी, हाँ, जैसे कि मैंने भैया से वही कहा था कि हाँ। जो योग निद्रा आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता जी हैं, दादाजी है, मनोहर लाल जी है, उनसे हम योग निद्रा करवाएँगे तो उनका जो ये बहुमूल्य मार्गदर्शन हमें बाद में नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनकी जो आज जो भी हमें अपने पास रखना है, उनको अभी से हम सेव करके रख सकते हैं, ताकि हाँ, आने वाले बच्चों के लिए भी और सबके लिए और हमारे लिए रोज़ भी दैनंदिन में हम इसको हाँ, फॉलो कर सकते हैं। एक तो एक छोटा-सा वीडियो योग निद्रा का जैसे आप बताते जाएँगे, उसी पर हम हाँ। घर में लगा देते हैं वीडियो कि अपने आप योग निद्रा हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल, ही बिल्कुल। मेरा भी सुझाव था, तो मैं ऐसे ही बोलने वाली थी। तो अब आदरणीय किसी का कोई सवाल नहीं है, आदरणीय सुनीता सुनीता जी दीदी हैं। का सुनीता जी, जी। जी, जी सुनीता ताई। प्रणाम। जी प्रणाम। ग्रुप है ना, जो ग्रुप में ना ऐड किया नहीं है, प्लीज ग्रुप में ऐड कीजिए। मेरा सुनीता नाम ताई नंबर द्या नंबर तुमचा. नंबर चॅट बॉक्स 94 मध्ये टाका. थांबा 94 1 मिनिट. हां. 9422 9422 हां 0 0 45 45 240। 240. हाँ, ठीक आहे. 94 22 0 45 240। ओके, ओके. थैंक यू। आभारी जी, प्रणाम। जी, जी. धन्यवाद. सुनीता ताई रोज नियमित सुबह-सुबह 5:30 बजे योगा क्लास में जुड़ती है और नियमित जुड़ रही है। तो उनका मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ और आज अभी हमारा 7:58 हो रहे हैं और अभी किसी का कोई सवाल नहीं है, तो मैं आदरणीय दिनेश भैया से ही निवेदन करती हूँ आज की योग कक्षा और हमारे मुख्य वक्ता के बारे में अपने शब्द कहे, 2 शब्द और फिर हम समापन की तरफ चलते हैं। जी, जी आदरणीय दीदी बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज का योग सत्र जब आगे बढ़ा, तो वो आगे ही बढ़े, ऐसा हमारे आदरणीय वैद्यराज जी ने भी संदेश दिया है कि सुबह का योग सत्र हम योगमय होकर के दिनचर्या को योगमय बनाएँ और आदरणीय मेहरा जी ने बहुत सुंदर योग कराया। उससे हम ओत-प्रोत दिन भर रहें उस ऊर्जा के साथ-साथ और जिन समस्याओं का समाधान आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता जी हर रविवार को दे रहे हैं, वो हमें तो फलदायी है ही है, हमारे आस-पड़ोस और हमारे जाने-पहचाने वालों के लिए भी इसका लाभ मिले, ये भी आवश्यक हो जाता है और ये हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। और जब हमने आपसे अपने प्रश्न रखने की प्रक्रिया की या अपने प्रश्न साझा किए, अपनी समस्याएँ साझा की, तो ये एक अनुभवी चिकित्सक, अनुभवी वैद्य के गुण हमें भी मिल रहे हैं, हमें से जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने,
इस मैसेज को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में जो लगे होंगे, उनके लिए भी बड़ा फलदायी होगा कि अपनी बात को, अपने समाधान को आगे बढ़ाने से पहले किस तरह से माहौल हम क्रिएट करें और किस तरह से हम जो दुःख है, उसको ट्रीटमेंट करने से पहले ही समाप्त कर दें। तो ये हो रहा है और हमारे जो भी कलुष हैं, जो भी दुःख हैं, वो आपके समाधान देने से पहले ही भग रहे हैं। जिस तरह से कहा गया कि जो भूत-प्रेतों की तरह दौड़ रहे हैं, भग रहे हैं। तो ये यानी हमारा हमारे मन को दृढ़ बनाने की ये प्रक्रिया भी है। हम अ, अस्थायी रूप से अपने मन को स्थायी करके, अपने विचारों को स्थायी करके और हर अपने को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ और इस तरह का जो अनुभव है, ये कम ही हम सभी को देखने को मिला होगा और इन्हीं शब्दों के साथ कि हम नित्य निरंतर स्वास्थ्य समृद्धि को प्राप्त करते रहें और आगे बढ़ते रहें। समूचे सदन की तरफ से आदरणीय योग शिक्षक जी को और आदरणीय श्री हमारे मुख्य वक्ता जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं कल सुबह की क्लास में। प्रणाम। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया। और सभी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री ओम सभी को सादर प्रणाम।